हेलो बच्चों। तो आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम यशवंत कुमार है और मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 4 करने जा रहे हैं और इस मॉडल पेपर 4 के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारे जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो हमारा पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो झारखंड नर्सिंग हो, चाहे वो यूपी नर्सिंग हो, किसी भी स्टेट की नर्सिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते होंगे आप, तो उन सारे नर्सिंग एग्ज़ाम का ये हमारा एक ओवरव्यू होगा। आप देख सकते हैं जो बच्चे हमारे साथ पिछले साल जुड़े रहे हैं, वो आज कहीं न कहीं एक अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं बच्चों, तो डेफ़िनेटली और हमारे दिए गए सारे गाइड को फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली आने वाले दिनों में आप इन इन फ़ोटो के जगह पर इन जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों की जगह पर आपकी भी तस्वीर आ सकते हैं। तो डेफ़िनेटली बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल कहता है, सेम सवाल बच्चों जो मैंने मॉडल पेपर 3 में करवाया था। A particle moves in a circle of a radius 2 meter with a constant speed 6 meter per second. Magnitude of change in momentum after half revolution. हाफ रेवोल्यूशन के बाद मोमेंटम पूछा है, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा हाफ रेवोल्यूशन हो गया। तो हाफ रेवोल्यूशन एक बार पार्टिकल जब जा रहा था तो ये ऊपर की तरफ मोमेंटम था और जब यहाँ पर होगा तो नीचे की तरफ होगा। तो पी एफ हम ये भी हमारा पी एफ पोजिशन है और ये हमारा इनिशियल पोजिशन है। इनिशियल ऊपर फाइनल नीचे। तो अगर आप डेल्टा पी लिखे ना, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है पी एफ माइनस पी आई। तो चूंकि पी एफ जो है दोनों सेम होगा, हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो एम इंटू वी होता है, दोनों सेम होगा। बट हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा बच्चों, वो हमारा माइनस में होगा। एंड दिस इज माइनस पी प्लस माइनस पी, इट विल बी माइनस टू एम वी। एंड दिस इज और माइनस टू इंटू मास का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1 है और वेलोसिटी का जो है उन्होंने ये भी दे रखा है 6 है। तो इस प्रकार से हमारा आ गया माइनस 12 के जी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैल्यू आ गया 12 के जी मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलो बच्चों, इसी प्रकार से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है बच्चों। अच्छा सवाल इसलिए कि ये आपसे सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्यों कर देगा, चलो मैं बताता हूं। हमारा सवाल ये कहता है हमारा सवाल कहता है कि a body is projected vertically upward with a speed 20 meter per second. At what height will its kinetic energy become equal to its potential energy? आपको पता होगा जब कोई पार्टिकल को नीचे से फेंका जाता है, ठीक है, नीचे से फेंका जाता है, तो नीचे जो होता है टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जो ऊपर जो होती है, ऊपर होता है टोटल एनर्जी, हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। बट टोटल एनर्जी जो का फॉर्मूला होता है वो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे ये दोनों एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट एच पे, चलो बच्चों, मैंने मान लिया कि किसी पॉइंट एच पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं टोटल एनर्जी तो डिफाइन कर सकता हूं उस पॉइंट पे। एंड दिस टोटल एनर्जी विल बी के ई प्लस पी, के ई प्लस पी, और ये दोनों है इक्वल। तो मैं टोटल एनर्जी बराबर लिख सकता हूं 2 के ई, ठीक है। 2 के लिख सकते हैं। उन्होंने सॉरी उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी एट वाट हाइट, उन्होंने हाइट पूछ लिया। तो हाइट अगर पूछ रहा है बच्चों, तो अच्छा होगा कि आप उसे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ही लिखें, ठीक है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा और ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ही, तो 2 PE हो गया। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं इधर कर देता हूँ। टोटल एनर्जी तो मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है एंड दिस इज 2 mgh। तो ये m से m तो कैंसिल हो जाता है और v बराबर हो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 4gh। v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू 4g इंटू एच। तो g का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, v का भी वैल्यू उन्होंने दे रखा था 20।
तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया, एंड और कुछ कटेगा क्या, या 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 2 2 जा 4 एंड 2 2 2 जा 4 एंड 2 10 जा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आएगा 10 मीटर। तो हमारा जो ये एच आया वो एच हमारा 10 मीटर आया। कैसे किए मैं अगेन बता देता हूँ। आप सबसे पहले टोटल एनर्जी इक्वल टू आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, पहला इक्वेशन हमने ये किया। और अब यहाँ पर जहाँ काइनेटिक एनर्जी था वहां पर भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। तो टू पीई एंड दिस 2 पीई का वैल्यू mgh बराबर होता है। तो ये हो गया mgh, तो यहाँ से mm कट जाता है और वी स्क्वायर इक्वल टू 4gh आता है। v का वैल्यू 20 इंटू 20, g इंटू h, g का वैल्यू 10 होता है, 10 इंटू 4 40। अब 40 हो गया, तो 20 टू जा 40, 2 10 जा 10, 2 10 जा 20। तो h का वैल्यू फाइनली हमारा 10 मीटर आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया बच्चों, 10 मीटर। ये सवाल अच्छा है हालांकि, बट इजी है, आप इसे इजीली कर पाइएगा अगर आप ध्यान से करते हैं तो। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल भी इजी ही है। हमारा अगला सवाल है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है के ई बराबर होता है p² बाय 2m। तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अगर आप मोमेंटम को 3 गुना कर देते हैं, तो देख लो ना, 3p² कर दिए तो ये 2m करेंगे तो डेट इज 9p² बाय 2m होगा। ठीक है, मतलब 9 गुना हो जाता है, 9 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि ए वायर ऑफ length L and radius R is stressed by the force F. Okay, and if the length becomes 2L and radius becomes R/2, the extension become। एक्सटेंशन का फॉर्मूला आपको मैंने मॉडल पेपर 2 में बताया था। डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, एफ हमारा लोड होता है, लोड तो इन्होंने बताया कि सेम है, और लेंथ के बारे में भी बताया है। तो दिस यहाँ से अगर आप देखें, दिस यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारा अभी का केस है, लेकिन बाद वाला केस में हम मान लेते हैं ये डेल्टा एल डैश हो जाता है, डेल्टा एल डैश हो जाता है, एंड दिस डेल्टा एल डैश इज एफ इंटू 2L इंटू R² बाय 2। तो एफ सॉरी एक ए जो हमारा लोड वायर होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पायर स्क्वायर तो R² बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि R/2 लिखोगे, इंटू वाई। तो ये R²बाय 4 ऊपर जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा जो डेल्टा एल डैश हो जाएगा, दिस डेल्टा एल डैश इज 8FL, और पायर स्क्वायर की जगह पर A इंटू वाई। तो डेल्टा एल डैश जो है वो 8 गुना बढ़ जाता है, मतलब 8 गुना बढ़ गया। तो हमारा आंसर फाइनली कितना हो गया बच्चों, 8 टाइम्स। ठीक है बच्चों, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं। अगेन अगर आपको बच्चों किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट कर सकते हैं, हम हमारी टीम उसको ले लेगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीम है, आप हमारे टीम के साथ जुड़कर आप अपने सीनेट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन को भी बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। उस ऐप में आपको तरह तरह के मॉडल पेपर मिलेंगे, तरह तरह के मीन्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे वही मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सारे नोट्स वगैरह भी रहते हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर कर अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। अगेन मैं बताता हूं बच्चों, किसी भी सवाल पे, किसी भी प्रकार का डाउट होने पे आप चैट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन और बूस्टअप कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सा लिमिट होता है जब हमारा, मतलब उससे आगे नहीं, उससे आगे खींचोगे तो वो टूट जाता है, तो वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है जिसके बाद वो अपना इलास्टिक बिहेवियर को शो नहीं करता। ठीक है, अब कहता है कि प्रेशर एट द डेप्थ एच इन द लिक्विड। कहता है कि जैसे तुम एच हाइट पे जाते हो, एट हाइट पे जाने से आपका प्रेशर होता है ρgh।
अगर एच हाइट नीचे गए तो आपका प्रेशर हो जाता है रो जी एच। ये डेंसिटी और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और डेप्थ। अभी कहता है कि ए लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए वाइडर टू नैरो पाइप, प्रेशर डिफरेंस इज एक्सप्लेन बाय। तो आपने देखा होगा कि इस प्रेशर डिफरेंस को, ऐसा ऐसा कोई लिक्विड है और यहाँ से जा रहा है और ये, तो मतलब यहाँ तो A1V1 इक्वल टू होता है हमारा A2V2। ये हमारा बर्नौली के थ्योरम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आपका प्रेशर डिफरेंस मतलब वो हमारा हाइट के बारे में बताता है कि इतना कोई मतलब अपने मास के बराबर का, अपने वेट के बराबर के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। पास्कल लॉ तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह में यूज होता है। रेनॉल्ड्स, अगला सवाल है बच्चों कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? तो देखो, अगर ये रेशियो हो जाए सिर्फ फोर्स का, तभी हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब दो अगर एक क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है तो वो सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा, तभी वो डायमेंशन लेस है। तो इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स का वो रेशियो होता है। फिर अगला सवाल है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 1 सेकेंड एंड आफ्टर 2 सेकेंड। देखो, अगर आप देखें कि हम, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का जो आप देख ले, पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देख लो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, तो आप लिखिएगा हाफ M1 इंटू वी वन स्क्वायर एंड हाफ M2 इंटू वी टू का स्क्वायर। मास दोनों में सेम है तो मास तो कट गया, मतलब ये सिर्फ वेलोसिटी के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो V1 बराबर G इंटू टी, मतलब 1, क्योंकि U तो हमारा कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है U तो जीरो होता है उसका, तो G इंटू टी मतलब 10 इंटू 1, ठीक है, मतलब 10। और V2 इक्वल टू 10 इंटू 2 मतलब 20। तो आप अगर देखिएगा 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 1/1/4। तो आंसर होगा बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं escape वेलोसिटी। escape वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, v बराबर होता है, इधर आप इसे 2g r बोल दें या होता है √2 2gm/r। ये दोनों फॉर्मूला सही होता है। इधर आप 2g r बोले, दोनों फॉर्मूला हमने इससे पहले के मॉडल पेपर में डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 2gm/r होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें 2gm/r होता है, तो कहता है कि रेडियस बिकम्स 4 टाइम्स। अगर आप दो गुना चार, सॉरी, सबसे कहता है कि इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ बिकम्स आप, ये आधा हो जाएगा कब, ये आधा हो जाएगा, इसके वेलोसिटी आधा हो जाएगा कब, इफ इफ द प्लायन इफ मास बिकम्स हाफ, अगर मास को आधा कर दिया जाए, ठीक है। देखो, इस वाले से पता आपको नहीं चलेगा, ठीक है, ये तो उसका, इस वाले से आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो अगर आप v बराबर √2gm/r करते हैं, तो अगर आप रेडियस को 4 गुना कर दीजिएगा, 4 गुना करने से क्या होगा कि ये 4 से √2 बाहर आ जाएगा, और √2 से 4 से √4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं रेडियस जब 4 टाइम्स हो जाता है तब हमारा इसके वेलोसिटी घट जाता है। अगेन अगला सवाल है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर, मैंने बार बार बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। कहता है कि एट द सेंटर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो बिकॉज वहां पर किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसीलिए वहां पर ग्रेविटी जीरो होती है, इसीलिए, और कोई बात नहीं होता है। फिर कहता है कि 2 बल्ब 100 वाट, 100 वाट जो कि 220 वोल्ट से चलता है, 40 वाट भी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट। पावर कंज्यूम्ड बाय, देखो जो भी आप सीरीज में जो भी हमारा करंट होता है, जो भी हमारा इक्विवेलेंट, जो भी हमारा पावर जाएगा सीरीज में, अगर जो भी हमारा पावर जाएगा वो जो हमारा लेस है उससे कम जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, लेस देन 40। पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, मैंने बताया था कि पावर लॉस इन ट्रांसमिशन जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, आपको ये याद रखना होगा। एवरेज पावर इन द प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, वो होता है जीरो बिकॉज, क्योंकि हमारा जो
वोल्टेज और जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें जो फेज डिफरेंस होता है कैपेसिटर कैपेसिटर और इंडक्टर का, वो हमारा फेज डिफरेंस 90 के होता है। लिखते हैं ना, पावर फैक्टर बराबर वी आई कॉस पाई, दिस कॉस पाई इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट विल बी ए जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर कॉइल का इंक्रीज कर दिया है, कब? मैं आपको कई बार बताया हूं, बी बराबर होता है यू नॉट एन आई बाय 2r। तो अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। फिर अगला है कि फ्रिंगविच बराबर क्या होता है? फ्रिंगविच होता है लेमडा बीटा बराबर लेमडा डी बाय डी। तो अब देख लें, लेमडा को मैंने 2 लेमडा किया और डी को मैंने डी बाय 2 कर दिया, तो हमारा फ्रिंगविच में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम हो रहेगा। देख सकते हैं बेटा, लेमडा डी बाय डी, तो आंसर हमारा सेम होगा। फिर अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटोन से, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन से डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि किस इंटेंसिटी का लाइट उस मेटल सरफेस पे पड़े ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ये हमारा इंटेंसिटी होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व्स क्या डिफाइन करती है? तो ये हमारा फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में बताती है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो अगर आप देखेंगे तो वो होता है बी लेमडा समथिंग होता है, तो हाफ लाइफ पे भी डिपेंड करता है। फिर हमारा नंबर ऑफ लिक्विड, डिके कांस्टेंट, सब पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर होता है, सॉरी ई बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का डायमेंशन हम बोल सकते हैं एम एल टी माइनस टू, ठीक है। मास होता है मास एम इंटू ए, तो और एम इंटू मास तो लिखें एल टी माइनस टू, और इसका ए टी, ठीक है। तो करोगे सॉल्व तो हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। फिर अगला सवाल है कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ठीक है। तो m बराबर हमारा होता है f अपॉन एफ प्लस न्यू, एफ अपॉन एफ प्लस न्यू। अगर हमारा मैग्निफिकेशन 2 है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 2 है, और आपको पता होगा कि कन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस इज ए 20 plus nu, and it will be 40 plus 2 nu equal to हमारा जाकर 20 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 न्यू इक्वल टू 20 माइनस 40 करोगे -20 होगा, u इक्वल टू -10, दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो, जब हमारा TIR का कंडीशन होता है कि जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, और ये हमारा TIR का कंडीशन होता है। और जब हमारा I ग्रेटर देन थीटा सी आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा कि वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाता है, ठीक है। TIR का कंडीशन क्या होगा? I इज ग्रेटर देन थीटा से, तो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। और आपको पता होगा कि साइन इनवर्स 1/न्यू इज द फॉर्मूला फॉर ए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/न्यू, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है बच्चों। फिर अगला सवाल है कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन मीडियम क्यों डिक्रीज करती है? तो आपको पता होगा कि स्पीड हमारा किसी वेवलेंथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो स्पीड के साथ जो काम होता है वही काम हमारा वेवलेंथ के साथ भी होता है। तो वेवलेंथ डिक्रीज करने से हमारा स्पीड भी डिक्रीज करती है। फिर अगला सवाल है कि
जॉरगेट इज का आउटपुट इज व्हेन अगर जब आप दोनों इनपुट को डिफरेंट देते हैं, 0 1 देते हैं, तब आपका आउटपुट जो मिलता है वो 1 मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप पे आइए, सारा कोर्स जो है आपको वहां पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं हम लोग वहां। ठीक है बच्चों, ऑल दो यहाँ पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बताइए, मैं उसे अगले जो भी हमारा मॉडल पेपर का डिस्कशन होगा मैं उसमें उसे ले लूंगा और डिफाइन कर दूंगा। बच्चों आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, मैं अगले मॉडल पे, जैसे आपको कोई डाउट हुआ, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस क्वेरी को अगला जो मॉडल पेपर का डिस्कशन होगा मैं उसे डिफाइन कर दूंगा। अगर उसी कमेंट पे देना पॉसिबल है तो मैं बिल्कुल वहां पर लिख दूंगा, अगर नहीं, अगर आपको किसी वीडियो में बताना है तो मैं आपको डेफिनेटली सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के लिए हो सके मैं डेफिनेटली वो करूंगा। ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज हाई, क्योंकि उसमें जो जनरेटर जैसा हम लोग चलाते हैं उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है, उसमें लेस एनर्जी लॉस होता है, इसीलिए वो हमारा हाई एफिशिएंसी देता है। ठीक है, और कह सकते हो वर्क लेटेंट हीट इज इंडिपेंडेंट, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो फेज ट्रांजिशन होता है उसमें, इसलिए टेम्परेचर का कोई डिपेंड मास पे नहीं करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस ऑफ ए थर्मोमीटर पे वर्क करता है। क्या होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहता है कि एक बॉडी को हीट किए, जैसे दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे, ए बी सेम टेम्परेचर पे है, बी सी सेम टेम्परेचर पे है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी भी सेम टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर कहता है कि इफ द वेव स्पीड इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 टाइम्स देन द वेवलेंथ बिकम्स, ये देखो v बराबर होता है न्यू इनटू लेमडा। क्या बोला कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो न्यू जो है ना आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर if the wave speed is constant, frequency becomes 3 times, then the wavelength becomes, अगर ये फ्रीक्वेंसी 3 गुना हो जाती है तो आपका वेवलेंथ को जो लेमडा होगा वो 1/न्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसको आधा होना पड़ेगा, मतलब 1/3 होना पड़ेगा, जितना वो बढ़ेगा उतना से ये घटेगा। कहते हैं बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड बट ए वेरिएबल वेलोसिटी मस्ट बी, देखो हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल के में कोई पार्टिकल अगर मूव करती है सर्कुलर पाथ पे तो उसके हर एक पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी बदलने का कारण होता है कि चेंजिंग इन द डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा होता है, इसीलिए उसकी एक्सलेशन में चेंज आता है और वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा बच्चों सी। तो उम्मीद है बच्चों सारा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियो बनाने के, इसी प्रकार के वीडियो आपको आपके एग्जामों के लिए उपयोगी होगा। और ज़्यादा अपनी तैयारी को और शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। इसी प्रकार से हम अगले मॉडल पेपर को भी लेके आएंगे अगले क्लास में। थैंक यू जुड़ने के लिए।